प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। सबसे पहले इससे पहले कि प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन करूं, मैं गेस्ट पहले तारुफ करा दूं। एक्सक्लूसिव शो है और जो हमारी गेस्ट हैं वो भी एक्सक्लूसिव हैं। वर्ल्ड स्टैचर की आसमा जहांगीर साहिबा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। कौन आपसे वाकिफ नहीं है, मैम बहुत वार्म वेलकम आपको इस शो में। ये जो मैं इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ आपको भी, आपके लिए भी है और पाकिस्तान के उन लोगों के लिए भी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में एक इशू खड़ा हुआ तालिबात की हरासमेंट के हवाले से। एक तालिबा का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, और उस मसले को हमने टेकअप किया। और ये मामला एक आम स्टूडेंट का नहीं था, बल्कि एक स्टूडेंट और एक लेक्चरर के ऊपर मुबैना ज्यादती का इल्ज़ाम था कि एक स्टूडेंट फीमेल जो थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की, उनको वहाँ के टीचर ने, वहाँ के लेक्चरर ने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सेक्सुअली हरास किया। उस मसले को उठाने का फायदा ये हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है फौरी तौर पर उस पर एक इंक्वायरी बिठा दी, ताकि जो गवर्नमेंट कॉलेज की इंक्वायरी है वो इफेक्टिव रहे और तालबा को इंसाफ मिले। मैंने कल इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अपील की थी पाकिस्तान में, जहां जहां लोगों को ये प्रोग्राम सुनाई दे रहा है कि क्योंकि ख्वातीन की आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनमें कॉन्फिडेंस को बिल्टअप नहीं किया जाता, और ये कहा जाता है ऑनर इंटेग्रिटी के खिलाफ है अगर कोई लड़की अपनी मर्जी की कोई बात अपने बाप या भाई के सामने कहे। तो मैंने कहा था कि आप इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमें ईमेल कर सकते हैं, मुझे ईमेल लिख सकते हैं। तो मेरे सामने 2 बड़े इंपॉर्टेंट ईमेल्स इस वक्त मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहता हूं। पाकिस्तान की 2 खवातीन की आवाज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही आवाज़ें। पहली तो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ऑब्वियसली ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। इनका मैंने कल जिक्र किया था। मैं इनको ज़ाती तौर पे इस तरह जानता हूँ कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था और ये भी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में मैं ही पढ़ाया करता था, तो इसलिए मैं जानता हूँ इनकी बात जो है वो क्रेडिबल है, इसलिए उनको मैं कोट कर रहा हूँ आपके सामने। मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा है कि जिसका जिस्ट ये है कि को एजुकेशन को छोड़े विमेन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी क्या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी सीएम पंजाब और पंजाब हुकूमत को जो है वो इंक्वायरी बिठानी चाहिए। मैं आपको उनका लेटर, उनसे डिस्कशन जो मेरी हुई और जो उन्होंने मुझे लिख के भेजा SMS के जरिए, उसका मैं आपको निचोड़ सुना रहा हूं उनकी जबान से। उन्होंने ये कहा मुझे कि आप ये पढ़ के सुनाएं लोगों को कि डियर कामरान, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और जमहूरियत के दौर में भी अपनी वाइस चांसलर इंतजामिया की परफॉर्मेंस पर जायज तनकीद का हक नहीं रखती। आपने जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तालिबा को कैंपस के अंदर टीचर की जानिब से हिरासा करने का वाकया उठाया, तो इस सिलसिले में आपको बताना चाहती हूं कि यह मसला को एजुकेशन इदारों तक ही महदूद नहीं, बल्कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जैसे ख्वातीन के इदारों में भी तालिबात को यूनिवर्सिटी के मर्द टीचर्स के हाथों जिनसी तौर पर हिरासा होना पड़ता है। इन वाकयात की निशानदेही के बावजूद यूनिवर्सिटी इंतजामिया उन्हें दबा देती है। मैं आपकी तवज्जो से वाइस चांसलर डॉक्टर सबिया मंसूर साहिबा से पूछना चाहती हूं कि लड़कियों के तालीमी इदारों में मर्द हजरात को किस असूल के तहत मुलाजमत दी जाती है। ख्वातीन असातिज़ा और तालिबात के एहतजाज के बावजूद मर्द टीचर्स और दीगर मर्द मुलाजमीन तालिबात को हरासा करते हैं। वाइस चांसलर साहिबा किन वजूहात की वजह से हमारे असूली मौक़े को तस्लीम नहीं करती। आखिर में वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरह लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के मामलात पर भी इंक्वायरी बिठाई जाए, कमेटी बिठाई जाए, जो खास तौर पर तालिबात के साथ जिनसी तौर पर हिरासा करने के वाकयात को सामने लाए जिनको इंतजामिया ने दबा दिया था। ये मैंने खत आपका मनोवन उस तरह जो आपकी डिस्कशन है और जो आपका SMS है पेश कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट के लिए और सबके लिए लम्हा फिक्रिया है, इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए कि विमेन यूनिवर्सिटी में, अगर विमेन यूनिवर्सिटी है तो हमने अगर औरत को ही इंपावर करना है तो औरत ही क्यों नहीं टीचर हो सकती, औरत ही क्यों नहीं प्रोफेसर हो सकती। एक और बड़ा अहम लेटर मेरे सामने मौजूद है जो हमें आया है लंदन से एक पाकिस्तानी का, वो बड़ा दिलखराश है, मैं आपको सुनाऊंगा। और वो हर पाकिस्तान की वो औरत जो अपने राइट्स के लिए खड़ी नहीं हो सकती आसमा जहांगीर साहिबा की तरह, वो उसकी तस्वीर है। लेकिन पहले आसमा जहांगीर साहिबा इस पर बात थोड़ी सी कर लूँ आपसे दूसरे लेटर की तरफ जाने से पहले। कल इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जब इस तरह की बातें सामने आए और ये मामला ज्यादा रूल ऑफ लॉ का है और सोसाइटी का कि लड़की की आवाज को दबा दिया जाता है, वो बात करती है तो ऑनर के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, इससे उस मिलिटेंट माइंड को तकवीत मिलती है जो मखलूत तालीम एटसेट्रा के खिलाफ। इसके लिए मैडम क्या किया जाए, ये भी तो ज्यादती हो रही है ना। नहीं, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अब से नहीं। देखिए, हम खवातीन जानती हैं कि कई तरीके से हरासा किया जाता है जी। हमें इस उम्र की औरतों को भी कई दफा एक फील होता है कि किसी न किसी तरीके से मर्द आपको हरासा करते हैं, पाकिस्तान में खास तौर पे। पाकिस्तान में खास तौर पे मसलन और कुछ नहीं तो गाली ही ऐसी आपके सामने निकालेंगे कि आप शर्म से वहां चले जाएंगे, या कोई इस नजर से देखेंगे, टच करने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्सिटीज के लेवल तक भी की जाती है। यूनिवर्सिटी छोड़ के बुढ़ियों को भी ये टच करते हैं। मगर देखें, यहाँ पे एक कानून बना हैरेसमेंट वाला जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। जब ये कानून बना और उस कानून के अंदर ये है कि जो भी एक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जरूरी है कि आप एक कमेटी बनाएं। जब मैं सदर थी सुप्रीम कोर्ट की तो हमने कमेटी बनाई, बल्कि कुछ मेरे ऊपर हंसे कि मैडम ऐसी कमेटी बना रही है, इससे क्या फायदा है। 1 साल के अंदर कई केसेस आए
कई केसेस आए। अब औरतें तो बेचारी डरती हैं आते हुए, किस लड़की को, किस औरत को ये शौक। मैडम क्या वजह जब कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा जब उनकी आवाज सुनी जाएगी, जब हर औरत जो के सामने आएगी उसको इस नजर से देखा जाएगा कि इसमें आप क्या खराबी है, तो फिर कैसे औरतें। आप अभी जिनेवा से होके आई हैं और आप दुनिया भर का विजिट करती हैं, हम भी जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वहां की सड़कों पे आपको आंखों से लेके फिजिकल हैरेसमेंट नजर आएगी अमूमन। नहीं, ऐसी बात वहां नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं, मैंने यूएन में कई साल वक्तन फवक्तन काम किया है, वहां पे भी है। अच्छा। और वहां पे भी एक कमेटी बैठाई गई थी, लेकिन रूल ऑफ लॉ भी तो है मैम वहां था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वहां पे हर औरत की जो थी जो कंप्लेंट थी वो ठीक थी, ऐसा नहीं था। ठीक है, मगर ज्यादातर ठीक थी। और वहां पे जब ये पता चल गया कि जब वो एक कमेटी ने डिसाइड कर दिया तो बंदे को बर्खास्त कर दिया। लेकिन मैं वहां पे ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ना है कि एक लड़की के लिए एक बहुत बड़ा मसला है अपनी पसंद की शादी करना, विरासत के मामला तय करना, खाविंद की नाजायज बात को तस्लीम करना, ये तो मसले वहां पे नहीं, ये तो तय हो चुके हैं। ये इसमें तो आप एग्री करती हैं मुझसे? वहां पे ये मसले बिल्कुल तय हो गए हैं। वहां पे ये भी तय हो गया कि अगर आप हैरेसमेंट करेंगे और औरत जाएगी तो उसकी सुनवाई होगी। यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, यहाँ पे हर एक को कहा जाता है भाई अब चुप कर जाओ, ठीक है ना बोलो। और ये भी कामरान, मैं आपसे एक बात कहूं कि यहाँ पे वो औरतें भी काम खराब करती हैं जो कि गलत कंप्लेंट करती हैं। सही है, क्योंकि फिर बाकियों का वो हौसला शिक नहीं करती है। ये पॉइंट आपका वैलिड है, लेकिन हमने तो मैडम यहाँ देखा है सफोकेशन, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत सफोकेशन है। तो ज्यादातर केसेस में तो खासतौर पर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, लड़कियां बता ही नहीं सकती। नहीं बताता, कौन बताती है? मैं लेकिन ये भी है कि करती हैं नंबर्स के लिए। 90% औरत ने कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो एक्सपीरियंस किया है। 90%, 90% औरत ने। आप जैसी खातून कह रही तो बड़ी क्रेडिबल बात है। क्यों हमने नहीं की? हमने नहीं की, हमने भी की है। सही, हमारे में भी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, अब हिम्मत है, अब इस उम्र में आके कर सकते हैं। उसी हवाले से बात करूंगा। ये एक लेटर आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं कि आप भी उन्हीं ख्वातीन का मसला उठाती हैं और हजारों लोग आपके वहां पे आते हैं एनजीओ के ऊपर। ये व्यूअर्स, एक मेरे पास ईमेल है लंदन से आया हुआ है। कल मैंने ये कहा था कि ख्वातीन जो अपनी आवाज उठाना चाहती है इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म जरूर उठाएं, तो मुझे खातून जो है उन्होंने ये लिख के भेजा, मैं आपको मनोन सुनाया था। और ये मैंने इसलिए पिक किया, कई आए वैसे ईमेल्स और ट्विटर्स पे भी मैसेज आए। ये मैंने इसलिए पिक किया कि इसमें वो सब कुछ है जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उन बहुत सी औरतों के साथ हो रहा है जो वाकईतन अपनी जिंदगी नहीं जीती, अपने घर के मर्दों की जिंदगी जीती है, ख्वाह वो खामिद है या वो भाई है या बेटा है। रीम शाहिदा लंदन से लिखती हैं हमें कि इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए मुसलमानों ने उन्हें छीन लिया और हमेशा के लिए औरत को मुतनाज़ा बना दिया। बराबरी तो दूर की बात, मुसलमान औरत अब तक अपने बुनियादी हकूक तलाश कर रही है। अल्लाह ताला ने औरत को जिंदगी दी, मुसलमान माशरे ने उस जिंदगी को जीने का हक अपने पास रखा। एक औरत की जिंदगी उसके वालिद, शोहर, भाई या फिर बेटे जीते हैं, वो पैदा जरूर हुई है मगर उससे जिया कभी नहीं, बस जिम्मेदारियां निभाती रही है। इस्लाम औरत को बराबरी का दर्जा देता है, मगर यहां अगर एक काम मर्द करे तो जायज, औरत करे तो ना सिर्फ नाजायज बल्कि अल्लाह के दिए हुए हक को अगर वो इस्तेमाल भी करे तो सारी जिंदगी के लिए मुजरिम ठहरा दी जाती है। मैं खुदा से क़यामत के दिन इतना ही कहूंगी कि मेरे मालिक मुझसे हिसाब ना लेना, क्योंकि जो जिंदगी मुझे तूने दी थी जिसका हिसाब तू अब ले रहा है वो जिंदगी मैंने जी ही नहीं। खुदा ने मुझे जो जिंदगी की नेमत अता की मुसलमान माशरे ने उसे जीने का हक मुझसे छीन लिया। मैं जानती हूं कि मैं अकेली हूं, इस दुनिया को, इस माशरे को नहीं बदल सकती, इसलिए मैं इतना कह सकती हूं कि मैं जीना नहीं चाहती। ये एक ऐसी खातून की आवाज़ है जो पाकिस्तान में आपको अक्सर मिल जाएंगी और मुझे इसने बड़ा टच किया, इसलिए मैंने आपके सामने पेश कर दिया। क्या कहेंगी? बड़ी इसमें मायूसी भी है ऑब्वियसली, लेकिन ये इस सोसाइटी का नुक्ता नज़र भी है मैडम कि कोई लड़की अपनी पसंद की शादी कर दो, कहते भाग के कर ली शादी, ये असूल मर्द पे लागू नहीं होता। एक औरत खुला लेने जाए तो उसके लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं, मर्द बड़े आराम तलाक दे देता है। डबल स्टैंडर्ड्स, देखिए डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं ही, और इतने वो डीप डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि औरत को वो जकड़ देता है। मसलन जहाँ तक खुला की बात है, आप फैमिली कोर्ट से ले लें कितनी औरतें खुला करती हैं, और यूनियन काउंसिल से ले लें कितने मर्द तलाक करते हैं। रेशियो बहुत ज्यादा है जो आदमियों की तलाक का। आदमी को तो कभी नहीं कहते हैं कि भाई तू क्यों तलाक कर रहा है। मुझे पता है कि हम जब कोर्ट जाते हैं, औरत जब खुला ले रही होती है, या अब तो खैर अपीलें कम हो गई, पहले होती थी, रिट होती थी उसके खिलाफ जब नहीं कोई मिलता था, तो मुझे हमेशा ये कहा जाता है कि आप सुलह कराने की कोशिश करें, आप सुलह कराने की कोशिश करें। अगर किसी मर्द की हो तो कहते जी उसका हक है, उसने दे दी है, तो ये क्या। अच्छा, फिर मैं आपसे कामरान एक बात कहूं, एक जो औरत की ह्यूमिलिएशन है ना, इससे ज्यादा जो ह्यूमिलिएशन औरत की होती है हर जगह,
वो उसके बर्दाश्त से बाहर है, वो उसको एक तरह से मायूस कर देती है, उसको नफ्सियाती शिकार बना देती है, और उसकी ह्यूमिलिएशन उसके घर से शुरू होती है। हमारी क्या जदोजहद है, हम औरतों की क्या जदोजहद है? कोई आज से तो नहीं है ना, जदोजहद तो सदियों से है औरतों की। अब मेरा जो शौहर है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ, मैं अपने बाप से प्यार करती हूँ, मगर कन्वेंशनल एनिमी भी मेरा वही है। तो मैं उनसे भी जदोजहद एक घर में कर रही हूँ कि मुझे मेरे हकूक चाहिए, और मैं जदोजहद उन खवातीन से भी कर रही हूँ जिनके जो जहन है वो उस तरीके के हैं कि औरतों को नहीं हक होना चाहिए, उनसे भी जदोजहद कर रहे हैं हम बाहर भी जदोजहद कर रहे हैं, और हमने सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस भी नीचे लेके गए हैं। तो हमारे लिए एक जदोजहद के ये बहुत सारे पहलू हैं। बेशुमार केसेस आते हैं ना, खासतौर पे ये तो एक तो आपने मैरिड खातून का जिक्र किया, ये भी देखे ना कि मर्द पसंद शादी करे तो पसंद की शादी है, औरत मर्जी शादी करे तो घर से भाग। मैं आपसे एक बात कहूँ, जो मिडिल क्लास के आम लोग हैं ना, वो तो शुक्र करते हैं उनकी बेटी का रिश्ता है। देखो ना, लोगों की बेटियां घर वो तो नहीं बैठाने के लिए बैठे हुए, ये तो वो लोग ही करते हैं जो कि उनकी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। आप ये सारी ऑनर किलिंग्स का देख लें, कोई ना कोई पीछे से वेस्टेड इंटरेस्ट निकलेगा, राइट। और फिर ये कुरान शरीफ से शादी का क्या मकसद है? ये कोई इस्लाम में प्रॉपर्टी बचाने, यानी कि औरत की प्रॉपर्टी भी आप खाएं। वैसे आप बड़े इस्लामी हैं, मगर किसने जाके औरत की प्रॉपर्टी जो इस्लाम ने दी है उसको जाके दिलवाई है कि भाई तू बेवा है, तू ले ले। दूसरी बात मैं आपसे ये करती हूँ कि ये यहाँ पे जो फैमिली लॉज है बेकार है। मतलब यहाँ पे हमारी खवातीन शोर करती हैं पोलिगमी नहीं होनी चाहिए, मैं कहती करने दो, पोलिगमी करते हैं तो आप अगर तलाक के वक्त या डिवोर्स के वक्त अगर आदमी आपको देख किसी बगैर वजह के, जितने साल आपने जिंदगी उससे गुजारी है, और एक सही मयार से आधो आध हो जाए ना सारी प्रॉपर्टी, ठीक आधो आध हो जाए ना सारा काम, तो मैं देखूं दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, चौथी करेगा, उसको अगले ने करने नहीं देनी, अगले ने किसी ने करनी नहीं उससे। और आप देखें कि हमारी औरत में कितनी हिम्मत है। जी बिल्कुल। यहाँ पे जब इकोनॉमिक क्रंच आता है, मैं तो रोज इन खवातीन को मिलती हूँ जो लोअर मिडिल क्लास है, उनकी तो तनख्वाह नहीं बढ़ती, उनको जो ला के देते हैं कि बेगम तूने तो इसी में गुजारा करना है, वो तो बेचारी उसी में करती है। That's true. और जो तकलीफ वो बर्दाश्त करती है, मुझे मतलब आप देखें जब इकोनॉमिक क्रंच आता है ना, तो औरत के ऊपर वायलेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है। घर में तशद्दुद उस पे बढ़ जाता है। ये कि ये छोटे क्लास से लेके बड़ी क्लास तक जो स्नब करने का मामला, एक्सप्लॉयटेशन का वुमेन एज अ जेंडर, वो एक जैसा ही है जहां तक मेरा परसेप्शन। और आप ये सोचें कि औरत को अपनी बेटी को मारना या अपनी बहन को मारना, क्योंकि क्या स्टेटिस्टिक्स क्या है कि ज्यादा भाई मारते हैं जी, भाइयों की गैरत। और भाई अच्छा तू बेगैरत भाई है कि बहन को मार दिया, इससे ज्यादा बेगैरत कौन होगा? तो अपने आप को मार देना चाहिए, इससे बेहतर तो ये तो तेरी गैरत हुई है तो अपने आप को मार खा। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ इस पॉइंट पे। आसमा जहांगीर साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन मैं इस पे सिर्फ एक बात ये कह दूं कि पाकिस्तान के जो मर्द हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मर्दों को ज्यादा जानता हूं मैं, जो ये समझते हैं कि वायलेंस करके वुमेन के राइट्स को स्नब करके उसके हक को ना देकर औरत सिर्फ इसलिए उसके साथ है क्योंकि वफादारी, लॉयल्टी और मोहब्बत है, ये सब फजूल बात है। उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो उसके साथ है, उस मर्द के साथ, और वो उसका जिस्म उसके साथ हो सकता है, उसका सोल, उसका हार्ट शायद उसके साथ ना हो। ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है उन तमाम मर्दों के लिए जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का सेहरा बांधे लीड कर रहे हैं इस माशरे को, ये समझ के कि औरत हमारे साथ हर किस्म की खराबियों के बावजूद सिर्फ मोहब्बत की वजह से रह रही है। ये खामख्याली है। प्रोग्राम वापस आएंगे तो आसमा जहांगीर साहबा से यही पूछेंगे कि निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए इनका नाम गर्दिश कर रहा है, या कर रहा था, या कर रहा है, या करता रहेगा, और कौन से फैक्टर्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, कौन से जिनको नहीं बनाना चाहते, इस पर बात करेंगे। व्यूअर्स, आसमा जहांगीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेक के बाद। दोबारा वार्म वेलकम कहते हैं। आसमा जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हो सकता है फ्यूचर की निगरान वजीर आजम हो। आसमा जहांगीर साहब, आप ही से पूछ लेता हूँ, ये कहाँ से शुरू हुआ सारा मामला कि आप निगरान प्राइम मिनिस्टर और फिर सोने पे सुहागा ये कि PMLN की सपोर्ट भी आपको है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी आपको है? कमाल कर दिया आपने, ये किस तरह हुआ? देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि किस तरह हुआ। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ खासतौर पे PMLN की, क्योंकि देखिए मैं PMLN पे भी तनकीद करती रही, पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करती रही। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयर थी तब भी मौजूद हैं, मेरी स्टेटमेंट्स भी और रिपोर्टें भी, तनकीद करते रहे और मुतवातिर तौर पे कभी इनको छोड़ा नहीं।
मगर मैं समझती हूँ कि इन्होंने बड़ा मेरे साथ एक जैसे कहते हैं ग्रेस दिखाई, मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, मगर मेरी किसी से बात नहीं हुई। मसलन ना मेरी कभी मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई इस हवाले से, जाहिर है वैसे तो हम मिलते हैं, कोई और बातें होती हैं, ना मेरी कभी जरदारी साहब से बात हुई इस हवाले में, ना मेरी कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई इस हवाले पे। अलबत्ता मैंने 2-4 नाम खुद बल्कि दिए इनको, किसी बात हुई तो मैंने दिए, मेरी अपनी जात के बारे में कोई बात नहीं हुई। ठीक है। जब मैंने टीवी पे देखा मैं बड़ी खुश हुई, इसलिए खुश हुई और मैं समझती हूँ खुश होने वाली बात है कि अव्वल तो एक खातून का नाम दिया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात ये है यू आर बायस्ड फॉर वुमेन। नहीं, क्यों हम 50% नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारा कोई हक नहीं है इस मुल्क में। दूसरी बात ये है कि हमें जो शूदरे बनाया हुआ पाकिस्तान का, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं इस मुल्क में, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने हमेशा पहले एक बात कही तो बाकी फिर तोते की तरह करते हैं बाद में, यानी कि माइनॉरिटी राइट्स यानी कि अक़लियतों के हकूक के बारे में जब हम बात कर रहे थे, किसने की ये सेपरेट इलेक्टोरेट की, किसने की ईस्ट पाकिस्तान की, किसने की मिसिंग पर्सन्स की, किसने की बलोचिस्तान की, किसने की, ये तो बाद में आए हैं सारे, कि जब हो गई बात, अब जब इतना हो गया फैल गया तो बात हुई। जब हमने हर उस आमिर के खिलाफ आवाज उठाई तो क्यों ना पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को कम से कम रिकग्नाइज करें। ये अच्छा पैगाम है उन लोगों के लिए। लेकिन फिर उसके बाद इतना क्रिटिसिज्म क्यों हुआ कि अच्छा कहा गया कि नून लीग ने आपको इसलिए सपोर्ट किया कि आप अगर आ गए तो केयर टेकर गवर्नमेंट 90 डेज तक रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट भी उखाड़ नहीं फेंक सकेगी और जुडिशरी भी किसी ऐसे अलेज्ड तौर पे प्लान का हिस्सा नहीं होगी जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट 2 साल तक चली जाए। तो नून लीग ने तो आपको इस असूल पे सपोर्ट किया, जहां तक मुझे पता चला है कि इसलिए सपोर्ट किया कि आप आ जाएंगी तो ये जो परसेप्शन उभरी हुई है ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी मिलके कुछ सेटअप जाएगी, 2 साल का निगरान प्राइम मिनिस्टर 90 डेज के बजाय उसको एक्सटेंड कर देगा, वो नहीं रहेगा। और पीपल्स पार्टी इसलिए किया कि पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो साहब के दौर से एक आपके सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, ख्वाह आपने उनके खिलाफ जितनी भी तनकीद की हो वो रखते हैं आपसे। तो नून लीग ने आपको सपोर्ट इसी वजह से किया कि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के सामने लाने के लिए आपको। देखिए मुझे नहीं पता उन्होंने किस लिए किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको अर्ज किया मेरी बात इस बारे में नहीं हुई, मगर अगर दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि कोई ऐसा इंसान आ गया जो कि दबाव में आके केयर टेकरी को आगे ले जाएगा, ये अप्रिशिएटेबल, तो फिर अगर मेरे में ये हिम्मत है तो जाहिर है फिर चीखें तो निकलनी है, जो ISI के लोग होंगे उनकी चीखें तो निकलेंगी। तो चीखें तो मुझे पता था चीखें निकलेंगी, मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी, तो क्यों ना निकले। और मैं समझती हूँ कि जो भी आए केयर टेकर, हम सबको पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये इंश्योर करना चाहिए इलेक्शन टाइम पे हो, इलेक्शन फेयर हो, इलेक्शन फ्री हो, और जो केयर टेकर हो वो अपना काम करे और चलता बने। आपसे प्राइम मिनिस्टर ने कभी बात की है सिलसिले में? कभी भी नहीं, हालांकि वो मेरे कभी भी नहीं। लोग कहते हैं कराची में आपकी मुलाकात उनसे मेरी बिल्कुल उनसे एक दफा हुई, और वो किस बात पे हुई, वो उस वक्त वहां पे बलोचिस्तान के अंदर जो हजारा कम्युनिटी थी वो धरना था, और वो कितना खौफनाक धरना था। मैं उसके ऊपर बड़ी परेशान थी, तो मुझे फोन आया कि भाई आपको ढूंढ रहे हैं। उनको नहीं पता था मैं कराची में हूँ। मुझे फारूक नाइक साहब ने कहा कि इसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है, तो आप मेरे साथ चलें कि भाई ये धरना है, इसके क्या वजूहात है। यानी निगरान प्राइम मिनिस्टर ना हुई बात इसी के ऊपर, सिर्फ इसी के ऊपर। कि ये जो इंडिया के हवाले से, और एक दफा मैं गई, मैं तो सिर्फ थी वह 2 दिन के लिए, आधे घंटे के लिए। अच्छा, इंडिया के हवाले से सभी चाहते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन इसमें सिर्फ आपको सिंगल आउट करके क्यों क्रिटिसिज्म आप पे किया जाता है कि जी क्योंकि आप चाहती हैं तो बाकी के लोग नहीं चाहते कि आप प्राइम मिनिस्टर बने या आप किसी ऐसे पॉलिटिकल पोस्ट पे आए, ऐसा क्यों किया जाता है? इंडिया के साथ ताल्लुकात तो दोनों मुल्क नहीं चाहते ताकि डिफेंस बजट में भी पैसा देखिए, मैं आपको अर्ज करती हूँ किस लिए, क्योंकि जब हम इंडिया के साथ दोस्ती की बात कर रहे थे उस वक्त कोई नहीं करता था, ठीक है, सब लोग डरे हुए थे। मैं समझती हूँ कि कोई बंदा जिसमें कोई हिकमत ना हो वही आज ये बात कर सकता है कि हम अपने हमसायों के साथ दोस्ती ना करें। आपको ट्रेड बढ़ानी है, आपको यहाँ पे तकलीफें लोगों की देखनी है, और ग्लोबल दुनिया जो है वो रीजनलाइज्ड हो गई है। आप अगर रीजन से दूर बैठे हैं तभी आपके साथ ये मसला है कि इंडिया कितनी तरक्की कर गया है जिसको आप अपना दुश्मन कहते हैं, और चीन जिसको आप अपना साथी कहते हैं वो भी तरक्की कर गया, तो आप कहां बैठे हैं? तो इसलिए जरूरी है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि ये तस्वीरें दिखाते हैं, यानी ना मैं आपको वो भी बताऊं, वो तस्वीरें कोई आप तो नहीं दिखा सकते, वो तो ISI दिखा सकती है ना। वो बाल ठाकरे के साथ बैठे हुए जो तस्वीर ये दिखाते, मैं UN की मिशन पे गई थी इंडिया में,
ह्यूमन राइट्स के लिए, गुजरात के इश्यूज के ऊपर, गुजरात के मोदी से मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल, वो ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ था। तो जाहिर है जब मैं इसके लिए गई हूं, और अगर जो जिन लोगों के खिलाफ एक्यूजेशंस हैं वो मुझे कहते हैं कि मैंने मिलना है, तो मैं उन्हें कहूं कि नहीं, मैं नहीं आपसे मिलती और रिपोर्ट दे दूं जो मेरी रिपोर्ट बायस तस्वुर की जाए। फिर कहते हैं कि जी ऑरेंज रंग के कपड़े पहन के गई। भाई मुझे पता था कि मैंने उससे मिला कि मैं यहाँ खास दर्जी को बुलाया और ऑरेंज रंग का कपड़ा सलवा के लेके गई। अरे भाई कोई अकल की बात करो, कोई ढंग की बात करो। कोई बंदा जहाँ से जाता है इंडिया, क्यों हो मैंने जी आज मिलना है उनसे, क्या उसका नाम है, बाल ठाकरे से, मुझे जनाब दर्जी साहब ऑरेंज रंग के कपड़े बना दे। कोई पागल है कोई? मैं या पागल खाने से आई हूँ या ये लगाने वाले पागल खाने से आए हैं? सही है। तो नेक्स्ट टाइम नसीहत ये होगी कि बाल ठाकरे टाइप लोगों से नहीं मिलना आपने। नहीं भाई, अगर मैंने रिपोर्ट लिखनी, आप देखें ठीक है कि जब मुझे यूएन ने कहा ये रिपोर्ट लिखे, तो ये एक एतराज हुआ कि ये पाकिस्तानी है ऑब्वियसली, मगर वहां पे जितने लोग थे, खासतौर पे हमारी जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर थी, उसने कहा कि नहीं, इस औरत ने 12 साल जिस तरीके से रिपोर्टें लिखी हैं, और ये मौजूद है रिकॉर्ड पे, और इसकी अनबायस्ड बिल्कुल बैलेंस्ड रिपोर्ट होती है। मैं ये नहीं सुनना चाहती कि ये पाकिस्तानी है या नहीं, ये जो भी रिपोर्ट लिख के लाएगी ठीक लाएगी। मैं जब यूएन से निकली हूं तो हर मुल्क के सफीर ने वहां पे ये बात की। मैंने एक रिपोर्ट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ के लिए, इजराइल और पैलेस्टीनियंस के लिए, पहली वो रिपोर्ट थी जिसके अंदर दोनों ने कहा कि हमें इस रिपोर्ट पे कोई हो गया। अच्छा, अब ये तो होगी बात कि कुछ राइट विंग पार्टीज थी जिन्होंने आपको इंडिया के हवाले स्टैंड पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। मुझे बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबरा हैं, उन्होंने आपको किस बात पे इतना सिवियरली क्रिटिसाइज किया? उन्होंने कहा कि अगर आप होंगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शन में जाएं। और मैं जानता हूं कुछ कॉलमिस्ट ऐसे जिन्होंने ये लिखा कि अगर आप बन गई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर तो वो 10-15 हजार का लश्कर लेके आपके खिलाफ तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे। जो सबसे बड़ा लश्कर ले जा सकता है उसके कहने पे प्राइम मिनिस्टर बना लो। आइन शाइन को छोड़े, लश्कर जो ला जाता है। मगर मेरी आप बात सुने, ये तहरीक इंसाफ का हक है कि वो मुझसे डिसएग्री करें, और उनकी बात भी वाजिब हो सकती है। मैं हो सकता है इस काबिल ना हूं, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती हूँ, मगर जो उनका वजूहात है उससे भी मुझे इख्तलाफ हो सकता है। मतलब उन्होंने 2 वजूहात दी जो मैंने अखबार में और टीवी पे देखी। पहली वजह उन्होंने ये दी कि ये जुडिशरी के खिलाफ बात करती हैं। ठीक है। पहली वजह ये दी कि ये जी पीपल्स पार्टी की हमारी प्रो पीपल। अच्छा, अगर मैं प्रो पीपल्स पार्टी हूँ तो PMLN क्यों मेरा नाम दे रहा है? सबसे ज्यादा तो उसको तकलीफ होनी चाहिए। राइट। अच्छा, फिर दूसरा ये जुडिशरी की तनकीद करती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ इमरान खान साहब से कि कुछ साल पहले तो आपको जमहूरियत और आमरीत में तमीज नहीं थी, तो काका तेरे से पूछ के मैं सोचूं क्या कहना और क्या नहीं कहना। आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर उनके जो PTI के साहब हैं वो ये लिखते हैं कॉलम के अंदर, पहली दफा भी पहले भी ये कॉलम लिख चुके कि इमरान खान साहब के पास एक डायरी है जिसके अंदर एक ब्रिटिश जज ने लिखा कि आसमा जहांगीर ने मुझे कहा है कि मैं पाकिस्तान से इस्लाम को खारिज कर दूंगी, और वो डायरी छोड़ गए। हाँ, और वो डायरी इमरान खान साहब के पास छोड़ गए। मैं दावा करती हूँ इमरान खान साहब आए, उस जज का नाम बताएं, उस डायरी को दिखाएं, और अगर ये गलत बात है तो उनमें ये कम से कम इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो ये आके कहें कि जनाब ये मैंने नहीं कहा। और अगर उन्होंने कहा है तो डायरी दिखाएं। जज, आखिर जज का नाम होता है ना, बेनामा जज तो नहीं होगा, ताकि उस जज से वेरीफाई कर लिया जाए कि आपने वाकई ऐसा कहा कि इस्लाम को खारिज कर दिया जाए। कहा क्या, मैं मिली भी उस जज से कि नहीं। ये बड़ा, मतलब ये बड़ी एक अजीब सी अप्रोच है। मतलब ये इनका सियासतदानों का हाल है। ये अपने आप को सियासतदान कहते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, सियासतदान जो होता है ना वो थोड़ा इंतजार करता है। अच्छा, अभी बात तो चली नहीं, अभी तो ये अखबारी खबरें थी ना। राइट। अब ये तो तयशुदा बात है। उसमें कई नामों में से आपको कोई प्रोमिनेंट है, ज्यादा मशहूर है, तो आपका नाम ज्यादा उछाल दिया गया। देखिए, अभी अगर कोई सही मंजावा सियासतदान होता तो बिहाइंड द सीन्स काम करता कि इनको बात कर लेने देना था। अब इन्होंने क्या किया कि मुझे तो इन्होंने कह दिया, तो मैं जरा पूछूं कि बाकी जो है वो क्या दूध में धुले में है? उनसे वो ठीक है? मतलब एक जज साहब जिनकी मैं बड़ी इज्जत करती हूं, मगर वो तो आइन के मुताबिक ही नहीं बन सकते। वो इनको नहीं ख्याल आया। ठीक। तो थोड़ी सी अपने और सियासतदान कभी पर्सनल नहीं होता। आपने ये बात जो कही तो उस पर मुझे अभी ज़हन में आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने भी कुछ चीज़ों को अब शामिल कर लिया है और करने जा रहे हैं, जिसमें 62-63 की शिकें मौजूद हैं। अब 62-63 में ऑब्वियसली 30 दिन का टाइम आई थिंक दे दिया गया है। और पहले तो ये हुआ करता था ना कि जिस हल्के में उम्मीदवार खड़ा हुआ है
वो वहां पे रेस करता था इशू के जी इसका कंडक्ट ठीक नहीं 6263 के ऊपर। अब ये कह दिया गया कि पाकिस्तान में कहीं पे भी मतलब आप NA51 को भी चैलेंज कर सकती हैं पिंडी के यहां लाहौर में बैठ के। तो मैडम 6263 पे जो पाकिस्तान का लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है जैसे कि आप हैं, आप लोगों को शुरू से कंसर्न रही है, मैं जानता हूं कि ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो जस्टिस मुनीर की अदालत भी डिसाइड नहीं कर सकी थी कि डिबेट चली थी, आप जानते हैं कि मुसलमान कौन है उसकी डेफिनेशन। तो यहां तो अच्छे मुसलमान की डेफिनेशन है, एक अच्छा मुसलमान। ये एक अच्छी सोच है कि हम एक अच्छा मुसलमान जो करप्शन फ्री हो, जिसके जाती मामलात भी ठीक हो, वो MNA बनेगा और उसकी पूरा एक फिल्टर प्रोसेस लगा दिएगा 30 डेज का। या आप समझते हैं कि ये ट्रेंड जो है ये इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को किसी खास मकसद के तहत जो है सैबोटेज करेगा? ये पर्टिनेंट सवाल है मेरा आपसे इस पे। मैं आपसे पहले अर्ज करूं कि मेरा ख्याल है ये लोगों को पता होना चाहिए कि 62, 63 जो है ना वो 73 की ओरिजिनल आइन में भी था जी। और उसके अंदर इस किस्म की चीजें थी कि अगर आपकी कोई कन्विक्शन हो गई है या कोई मॉरल टर्पिट्यूड है तो आप फिर नाअहल हो जाते थे, और वो एक बाकायदा तरीकाकार है जो कि हर महजब मुल्क की आइन के अंदर लिखा होता है। ज़ियाउल हक साहब ने इसके अंदर और चीज़ें ऐड की, ये नहीं कि सिर्फ वो सगेशियस हो, वो पूरा मुसलमान हो, वो कभी झूठ ना बोले, और ये कि वो कभी आर्मी के खिलाफ ना बात की हो और कभी उसने जुडिशरी के खिलाफ ना बात की तो हो। नहीं आती फिर उसमें मैं देखिए अगर मैं अकेली होती ना मेरा ख्याल है कोई भी नहीं आता उसमें, ये फिल्टर के थ्रू कोई नहीं आता। ठीक है, तो ये ज़ियाउल हक ने जान के किया था। मैं अब तो आ गया ना, अब तो ज़ियाउल हक आज भी है, अब तो और इफेक्टिव हो गया। देखे ना, हम सर पे तलवार। और मैंने जब ये 18th अमेंडमेंट बन रही थी, हमने लिखा भी, मैं खुद भी मिली रजा रबानी साहब को, मैंने उनसे इल्तिजा की कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि था 73 का वैसे लिया है। ठीक है, अब आप देखें कितना गंद पड़ेगा। किस तरह? अब ये एक्सप्लेन कर लो, हमें आपको बंद कर, और 3 महीने नहीं, देखें जो केयर टेकर आएगा, अगर असेंबलियों की अपनी मुद्दत खत्म होगी तो वो 2 महीने के लिए रहेगा। ठीक है, अगर असेंबलियां डिसॉल्व हुई तो 3 महीने के लिए रहेगा। 3 महीने और 2 महीने कि आप खड़े हुए तो मैंने आपके खिलाफ कर दिया, मैं खड़ी हुआ, अच्छा आप जीत भी गए तो फिर माजरत के साथ फैसला करने वाले अगर आप पसंद हैं तो आपके हक में होगा, आप नहीं पसंद है तो आपके हक में नहीं होगा। ये तो बड़ा गंद पड़ेगा यहाँ पे, और बड़े मुतनाज़े होंगे लोग और इंस्टीट्यूशंस बड़ी मुतनाज़े होंगी। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि अगर मैं सियासतदान होती, सारी सियासी पार्टियों को चाहिए कि ओरिजिनल 62 और 63 पे अभी आ जाएं, बजाय इसके कि ये अत्ता हयात चलता रहे और उसके बाद आप परेशान होकर 5 साल बाद ये करें। ये तो आसमा जहांगीर साहब की बात है, लेकिन मसला ये कि सुप्रीम कौमी असेंबली ने तो बड़ी चीज़ें पास कर दी हैं जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के अंदर आती हैं। मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स को वॉच करती हैं। उससे बढ़ के कोर्ट्स की बात की, आसमा जहांगीर साहबा उन लोगों में से हैं जिन्होंने इफ्तिखार साहब के लिए, अदलिया की मूवमेंट के लिए, इफ्तिखार साहब के लिए नहीं, अदलिया की मूवमेंट के लिए मारे भी खाई सड़कों पे, हमने खुद भी देखा इस्लामाबाद में। लेकिन उसके बाद जो जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ एलिजिडली, उस पर भी इनकी आवाज मेरे नजदीक उतनी क्रेडिबल है जितनी कि इनकी मूवमेंट के लॉन्च में आवाज थी। इस पर भी इनसे पूछूंगा मैं कि इनका क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है जुडिशरी के ऊपर, अगर है तो, या उसके एक्टिविज्म के ऊपर। और इनसे ये भी पूछेंगे कि मीडिया में जो पाबंदी लगाई है जुडिशरी ने कि जी बात ही नहीं कर सकते कोर्ट के ऊपर, तो क्या ये ह्यूमन राइट्स के ऐन मुताबिक है या उसकी वायलेशन है? ये तमाम चीजें व्यूअर्स प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आपको दोबारा बहुत वार्म वेलकम। आसमा जहांगीर साहिबा, मैं ब्रेक से पहले मैंने बताया कि आपने बड़े जज्बे और जुर्रत से मुशर्रफ साहब के डिक्टेटरशिप के खिलाफ मौजूदा अदलिया की रेस्टोरेशन के लिए मूवमेंट चलाई, और उसके बाद हमने देखा कि आपने जो है बार के इलेक्शन से लेके बाकी आगे तक जो आपकी एक और मूवमेंट चल रही है, एक मेंटल मूवमेंट, वो ये चल रही है कि मौजूदा आला कोर्ट्स की जो एलेज जुडिशल एक्टिविज्म है, ये हीरोइज्म है, उस पर भी आप उसी तरह पूरी। तो अब हम क्या उससे तासुर लें कि वो तो काम हो गया अच्छा कि आपने चीफ जस्टिस को बहाल कराया, उसके बाद जो अदलिया आई तो वो उस एक्सपेक्टेशन पे कितने % आपके नजदीक पूरी उतरी है जिसके लिए आपने पूरी मूवमेंट चलाई थी और धक्के खाए सड़कों के ऊपर? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करती हूँ कि अगर आज भी जी मौजूदा हुकूमत, जो कि मैंने एक प्रोग्राम किसी टीवी पे देखा था और कहा गया था, किसी तरीके से जजेस के ऊपर किसी किस्म का रेफरेंस लाएगी या उनको बगैर आईनी तरीक़ेकार से या इन्फ्लुएंस से या धौंस से निकालने की कोशिश करेगी, तो मैं सबसे पहले माल रोड पे तब भी और आज भी उसी शिद्दत से जद्दोजहद करूंगी। ठीक है, और करती जाऊंगी जब तक वो चीज रिवर्स नहीं हो। क्योंकि ये रूमर है कि शायद मैं आप इसलिए मैं क्लियर करना चाह रही हूँ,
ये मेरा मौक़िफ़ है कि अगर अदलिया को हम एग्जेक्टिव के हाथ में दे दें और एग्जेक्टिव उसको तोड़ फोड़ पे शुरू हो जाए तो मैं उसकी मुखालफत मेरा एक सवाल आपसे, मेरा एक सवाल है मगर जी नहीं मेरा एक सवाल है हाँ मगर पे आपने जरूर जाना है। देखें मुशर्रफ साहब के पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं थी, ये मानने वाली बात है, ख्वाह वो कितने लिबादे ओढ़ दें, और लिबादे पहले तो इफ्तिखार साहब ने उनको पहनाए सिविल, मैंने तो उनके थ्रू पता चला उनके जो केसेस के फैसले हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, प्रोविंसेस में भी और उसमें भी। मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में सबका एहतसाब है, असातिज़ा से लेके पॉलिटिशियन और आपका और मेरे तक का एहतसाब है। कोई जायज रेफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो होना है इस वक्त मौजूद, आपके प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि कोई जायज रेफरेंस जिसका जायज तरीका लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको मुशर्रफ नहीं फॉलो वो किया था, उसके बाद मॉरल अथॉरिटी नहीं थी करने की, आज की हुकूमत करती है, तो मैडम उसको थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ना कि वो क्या है। ये तो नहीं कि यहाँ सेक्रेड काउस तो नहीं बनानी ना हमने कि कुछ लोग सेक्रेड काउस हैं। मैं आपको एक बात बताऊं जी, अगर कोई जायज रेफरेंस हो ना तो वकीलों को पता होता है, उसी की बात कर रहा हूं। नहीं, अगर जायज रेफरेंस होगा तो वकीलों को पता होगा, मगर अगर रेफरेंस भी जायज हो और वजह ना जायज हो, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझ रहा हूं आपकी बात। क्योंकि देखें मुशर्रफ साहब को कोई जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से तो लगाव नहीं था ना जी, बिल्कुल, पहले भी वो बातें थी, तब भी वो बातें थी, वो कर ही नहीं सकते थे, और उन्होंने क्यों किया? नाजायज वजह थी। आज भी वजह अगर नाजायज होगी तो हम उसके लिए लड़ेंगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि दिसंबर में चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं जी, तो आप, और ये सबको पता है कि, और कम से कम हम देखने वालों को, टीवी वालों को, कि कुछ टेंशन्स हैं जायज या नाजायज एग्जीक्यूटिव के साथ उनकी, तो आप ये काम अगर करेंगे तो अब आप सियासी तौर पे भी अपनी मौत को ललकारेंगे, क्योंकि आप खामखा में किसी को जो सियासी तौर पे इनकरेक्ट होगा, ख्वाह केस सही हो या गलत, सियासी तौर पे भी और असूली तौर पे भी। अब उससे आगे चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर आप ही को मैं देखता हूं बड़ा सिवियर क्रिटिसिज्म करते हुए, बड़ा क्रेडिबल क्रिटिसिज्म करते हुए मौजूदा अदलिया के ऊपर। देखिए मैं आपको उसको कहां फिट इन करें? शायद से एक बात आप कामरान साहब मेरी सुने। जी जी, अदलिया आती है, अदलिया चली जाती, बड़े बड़े हमने देखे आए, बड़े बब्बर शेर बैठे हुए देखे, जब वो गए ना घर उनको किसी ने नहीं पूछा, मगर जो वो फैसले छोड़ जाते हैं उसकी जद में लोग आते हैं, वो खुद भी आते हैं, खुद भी आए या नहीं खुद तो फिर आपको पता है आज भी आते हैं ना तारीख में, वो तारीख में तो आते हैं, मगर वो तो फिर रिटायरमेंट के बाद कई कई चीजें ले लेते हैं, छोड़े कौन सा जज फारिग बैठा, बहुत कम, ठीक है। मगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उसके बाद वो जो प्रेसिडेंट्स छोड़ते हैं वो जूरिस्प्रूडेंस को खराब करती है, वो आपको भी लगती है और मुझे भी लगती है। मैंने अभी स्टडी किया है पिछले 2 साल की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और आप अगर उसके ऊपर दायरा यूं लगा देना तो आप देख लेंगे कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में या कोई सियासतदान है पिटिशनर, अच्छा, या कोई वकील है पिटिशनर, आम बंदा नहीं है, या कोई वकील है पिटिशनर। कौन से केसेस लिए? जो मैं समझती हूँ बड़े अच्छे केसेस हैं, यानी कि केस जो उन्होंने मिसिंग पर्सन का लिया, उसकी भी हिस्ट्री है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 207 जनवरी में दायर किया था, और वो नहीं दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और लिया था 7 मार्च को, हालांकि बड़ा ये एक टची मैटर था, कितने महीने बाद लिया, राइट, वो अपनी जगह एक बात है। ये जो ख्वाजा सराओं का केस लिया, मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा केस लिया, और जहां पे इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव की इस हद तक हो कि वो किसी भी मर्डर केस के अंदर हिल ना रहे हों, वहां पे इनका इंटरफेयर करना टू दी एक्सटेंट कि वो कहें कि नहीं FIR दर्ज करें, आप नहीं करें, मगर किसी के जाके बाप को पकड़ लेना उसकी जगह, ये तो थानेदार करते हैं, ये हमारी एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी नहीं करती है, मतलब एग्जीक्यूटिव करती है, जुडिशरी नहीं करती। अब आप देखें जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं एक्टिविज्म पे, तो ऐसा लगता है कि जिस एक्सपेक्टेशन से आपने अदलिया को बहाल कराया था कि लोअर कोर्ट तक इंसाफ स्पीड अप हो जाएगा, वो उस तरह नहीं हुआ। देखें हमने तो इसलिए किया था, क्या आप समझते हैं कि मैं कोई ये इस तरह की न्यू इनकलाबी हूं कि मुझे समझ ना आए कि इनको बहाल करा के सब कुछ ठीक हो जाएगा? अच्छा, मैं वो स्टेटस को इनकलाब नहीं हूं कि आजकल जो इनकलाब ला रहे हैं, जो स्टेटस को इनकलाब के दकियानूस जो है सोच, उसको रीइंफोर्स करके कहते हैं हम इनकलाबी, मैं वैसी इनकलाबी नहीं हूं, ठीक है। मेरा ये ख्याल था कि ये एक धचका होगा एक डिक्टेटर को, तो एक डिक्टेटर को तो हमने धचका दिया। अब उसके बाद क्या हुआ 5 साल उसके बाद हम डिसअपॉइंटमेंट, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। क्यों? इसलिए क्योंकि अव्वल तो हर जज को अपने जहन से सोचना चाहिए।
मैं ये तस्वुर नहीं कर सकती, अब एक डिसेंट आई है इस दफा कि हर वक्त ही सारे जज एक जैसे सोचते हों। अगर ऐसी बात है तो फिर समथिंग इज वेरी रॉन्ग। बहुत जैसे कि बेशतर केसेस में, खासतौर पर पॉलिटिकल केसेस में, और देखिए कितने कंटेंशियस केस होते हैं। ये कैसे आप कहें कि एक ही चीज चल रही है तो फिर एक ही जज बिठा लो, बाकियों की जरूरत क्या है तनख्वाह देने की? पाकिस्तान में इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं इस वक्त। एक कंट्रोवर्सी ये कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा, उसके साथ साथ लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी आइडियोलॉजिकल मुखालिफ हैं एक दूसरे के। इस मुखालफत के बावजूद उन्होंने ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाई इन 5 सालों में कि अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, 2-3 अमेंडमेंट्स जो हुई हैं और जो बड़ी सॉलिड अमेंडमेंट्स हैं, वो उसमें उन्होंने इनेमिटी, राइवलरी, पॉलिटिकल कार्ड्स नहीं खेले। एक तरफ तो ये अच्छा ट्रेडिशन नजर आया, दूसरी तरफ उसके बावजूद आज भी इलेक्शन जैसा इसेंशियल एलिमेंट जो है वो हमें अनसर्टेनिटी का निशान नजर आ रहा है। इन दोनों को किस तरह आप एनालाइज करती है जबकि इलेक्शन के करीब है, कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं? देखिए कामरान, देखे पॉलिटिकल पार्टीज ने मेच्योरिटी दिखाई है जी, दोनों ने दिखाई है। इस दफा जिस तरह अपोजिशन इकट्ठे होके जब कादरी साहब की मार्च हो रही थी, अगर अपोजिशन ना इकट्ठी होती, अगर अपोजिशन भी इनकलाब करके पीछे चली जाती तो फिर क्या होता? एक ब्रेकडाउन आ जाता ना, तो फिर क्या होना था? अब ये देखें कि यहाँ पे इनकलाब शुरू किस बात से हुआ, खत्म हो गया 62-63 से, और ये मैनू पूछ के लाना केयर टेकर है। हाँ जी, इसी अब वो आप मेरी बात सुने, इमरान खान साहब नजम सेठी साहब के उसमें आके कहते हैं कि 62-63 को बदलना चाहिए। भाई अगर बदलना चाहिए तो फिर आप कादरी के साथ करने क्या जा रहे थे? उनको तो आइडियोलॉजिकली सपोर्ट किया उन्होंने इस इशू को, बल्कि हाँ जी। नहीं, अब कह रहे हैं कि बदलो। अब जब सर पे समझ आई है कि पटिशनें तो साहब आपके खिलाफ भी हो सकती हैं, अगर मेरे खिलाफ हो सकती हैं तो आपके खिलाफ भी हो सकती हैं, सबके खिलाफ हो सकती हैं। अच्छा फिर और वो भी ये कह रहे हैं मैंने पूछ के करना सही। तो पहले मेरा ख्याल है कुछ सहाफियों को पूछ लें, अच्छा आइन शाइन को छोड़े, इनको सहाफियों को पूछ ले जो बहुत ज्यादा लश्कर ले जा रहे हैं, भाई आप बता दें आपने किसको बनाना है। और ISI हल किस तरह होगा? देखे वो जो ऑपोजिशन है, वो दूसरी जो अनइलेक्टेड ऑपोजिशन है, पाकिस्तान में हुआ यूनिक काम। PTI तो अभी ग्रो करके सामने आई, लेकिन आई सामने, बड़ी अच्छी बात, वो अनइलेक्टेड है। अच्छा जी, बलोचिस्तान की बेशतर पार्टीज इलेक्शन का बायकॉट करके बैठी हुई है, राइट विंग की पार्टीज लाइक जमात इस्लामी बायकॉट करके बैठी हुई है। अब वो कहती है हम भी ऑपोजिशन है, अब आप लोगों ने जो अमेंडमेंट लेके आए उसमें आप दोनों ने आपस में डिसाइड कर रहे हैं, चाहे अच्छी नीयत है या बुरी नीयत है। अब वो भी तो बाहर, उनको ऑन बोर्ड लाकर, और ये दोनों पार्टीज मेन स्ट्रीम एक बंदे पे और एक कैबिनेट पे, किस तरह ये होगा? किस तरह? नहीं देखिए, आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड मामला? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड जरूर है जी, मगर उनको किसी ने कहा तो नहीं था बॉयकॉट करने को? नहीं, कहा तो नहीं था। अगर कहा था तो फिर उनसे जाके पूछे जिन्होंने कहा था भाई हमें क्यों बॉयकॉट करा। गवर्नमेंट ने प्रेशर कंसर्ट कर लिया, कंसीड किया है तारुल कादरी साहब का। एक बात मैं बात ही कोई नहीं रहेगी। देखिए मैं आपसे मान लेंगे। हाँ बिल्कुल, इस गवर्नमेंट ने अकल की कितनी बातें की हैं, चंद ही की हैं। अच्छा, चंद ही अकल की बातें की हैं। मगर मैं आपसे अर्ज करती हूँ कि आप अगर कहते हैं कि हम आइन के साथ रहना चाहते हैं, एक तरफ से तो ये कहते हैं, तो अगर आइन के साथ रहना है तो अलाउ करें। आप कहते हैं पहले मुझसे पूछ, वो कहता है पहले मुझे, आपस में बात ना करना। यानी ये अच्छी है कि जो आइन कहता है वो नहीं करना। अगर आपने आपस में बात की वो कंस्पिरेसी है, मगर हमू शामू मामा चाचा सबसे पूछ के जाओ, यानी तो मैं तो कह रहा हूं उसका हल फिर एक डेडलॉक हो गया। उसका हल ये है हल किस तरह होगा कि सियासी पार्टियों को बैठ के खुद अपना करना चाहिए, वो उधर से पूछें, वो उधर से पूछें, जिस तरीके से भी वो करें। बाकी ये है कि ये मेरा ख्याल है इलेक्शन अगर नहीं होगा तो आप जो देखेंगे ना तबाही आगे से आएगी, और अगर इस इलेक्शन में कोई गंद हुआ तो तबाही बहुत आएगी, और फिर आपसे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। यहाँ पे कोई सियासी लीडर नहीं जो संभालेगा। देखें कॉन्स्पिरेसी, इसलिए हमने इसको अब कहते हैं सीरियस है। रजा रबानी जैसा बंदा जो है वो भी ये बात कह रहा है कि एक ऐसा सेटअप लाया जा रहा है जो शायद 2-3 साल तक सिर्फ एहतसाब करे। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट के इतना गंदा हो चुका है सोसाइटी के, पहले एहतसाब किया जाना चाहिए या इलेक्शन फौरी तौर पे? आसमा साहिबा। कामरान शाहिद साहब मेरी आप बात सुन लें जी। पाकिस्तान जब बना 1947 में पहला कानून बना करप्शन के खिलाफ। बनने से पहले कायदे आजम की पहली तकरीरें करप्शन के खिलाफ थी, एब्डो हुए करप्शन के खिलाफ। हर मिलिट्री गवर्नमेंट आई उसने कहा मैं करप्शन के खिलाफ आया हूं। तो ये करप्शन इस तरह नहीं खत्म होती है। आपने हमारे हमसाए मुल्क में देखा, वो अन्य हजारा आया, क्या हुआ? तो यहाँ तो मजे की बात यह कि ऐसे ऐसे अन्य हजारे पैदा हुए हैं जिनके ऊपर आप करप्शन के चार्जेस हैं। हर बंदा अन्ना हजारा बैठा हुआ यहाँ पे। तो देखिए करप्शन अगर आपने खत्म करनी है तो इसका एक प्रोसेस होता है। आप करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म करें, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म लाएं, इंडिपेंडेंट यहाँ पे कानून लाएं और लोगों को जरूर अकाउंटेबल करें। अब ये तो कोई बात नहीं है
कि कोई कामरान शाहिद साहब तो एक प्रोग्राम करते हैं, वो मेरे खिलाफ बात कर देंगे तो उनको तो कोई ना कहा जाए करप्शन के बारे में, तो और जो कि बेचारा हामी शामी कोई कर नहीं सकता और आप उसको पकड़ लें। तो यहाँ पे सिर्फ करप्ट सिर्फ सियासतदान नहीं है। आसमा साहब, ये लगता है आपको कि इस वक्त जो मीडिया है जिस तरह वाइब्रेंट है, चीजें सामने आ जाती हैं, आप भी खुल के गुफ्तगू कर रही हैं, इससे कोई आप पे कदगन नहीं है, इससे पहले ये नहीं था जब भी मीडिया नहीं था। इसी तरह जुडिशरी पाकिस्तान की है, जो चीज़ वैसे आपको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि बार बार कहते हैं कि इलेक्शन फौरी हल है और किसी मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करते, तो इन चीज़ों की मौजूदगी के बावजूद हमें अभी भी अनसर्टन होना चाहिए कि शायद कुछ हो जाएगा, केयर टेकर सेटअप नहीं आएगा तो वो एक्सटेंड हो जाएगा 3 साल के ऊपर। अभी भी आपकी अपनी परसेप्शन में ये पॉसिबल है? जी, मैं समझती हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है जी, ये एनालिसिस है। अच्छा, इसलिए कि जब आपने एक शगुफा पहले 62-63 का छेड़ा, और वो हम अब से तो नहीं कह रहे हैं, हम तो कई सालों से कह रहे हैं कि ये शगुफा छिड़ेगा ही छिड़ेगा, ये डाला ही इसलिए और ये बेस बनेगा आपके ख्याल में? ये बेस बनेगा। फिर उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से, जैसे ऑर्केस्ट्रा नहीं होता, ऑर्केस्ट्रा के होते हैं ना, राइट, कॉर्ड्स के थ्रू किस तरह केयर टेकर के ऊपर बोले सा रे गा मा, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सियासतदान बेवकूफ नहीं, इनको पता था सारे गामा होगा। अच्छा। तो वो कहते थे यहाँ सारे गामा कर लो, फिर अगले पे भी करना, ताकि बेसुरे हो जाओगा गा के सारे गामा। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको जाने से पहले कह दूं, एक्सटेंशंस की भी बड़ी सियासतें हैं। हर बंदा समझता है कि मुझे यहाँ अत्ताहियात बैठना चाहिए, वो समझता है कोई केयर टेकर मेरा आ जाए, मुझे किसी ना किसी तरह एक्सटेंशन मिल जाए। मैं अगर हूँ सियासतदान तो मैं 2-3 काम कर जाऊं। एक तो एक्सटेंशनों के ऊपर कदर लगा जाऊं, अभी से नोटिफिकेशन कर जाऊं, चाहे कुछ महीने पहले करूं, ठीक है, कि जी नोटिफिकेशन हो गई है, चाहे वो जून की है, चाहे वो दिसंबर की है। एक्सटेंशन जो है ना, दिसंबर वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ा सेंसिटिव इशू है, उसमें तो कोर्ट भी हाथ नहीं डालता। आप देख ही चुके हैं, फैसला आ चुका है और हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला नहीं है ऐसा कोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया ना कि ठीक हुई एक्सटेंशन कियानी साहब की, तो ठीक है, जब कोर्ट ने कहा तो हम भी एग्री करते हैं। तो लेकिन अब मेरा ख्याल से कियानी साहब ने तो इनसे इतनी मांगी भी नहीं थी, उन्होंने खुद दे दी। अब वो तो शायद नवंबर के बाद चले। अरे भाई, कई लोग होते हैं इस मुल्क में जिनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको घर जाके एक्सटेंशन मिलती है। तो हुकूमत की कमजोरी है, इसमें कियानी साहब को कसूर। बिल्कुल हुकूमत की कमजोरी। आज का प्रोग्राम था और आसमा जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। हमने खवातीन के मसाइल से लेके तो इनके निगरान प्राइम मिनिस्टर बनने तक पे तमाम इशू पर बात की और इलेक्शन पे भी बात की। प्रोग्राम ये हफ्ता ख़त्म हुआ व्यूअर्स। इस हफ्ते का हासिल जो अगर मैं इस प्रोग्राम कर दूँ वो यही है कि हमने जो इश्यूज उठाए, खासतौर पे उन तालिबात का मसला उठाया, वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की हो या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की, उस इशू को जो है वो अवाम ने जाना, सोशल मीडिया पे आया, हुकूमत ने उसको देखा है, पंजाब गवर्नमेंट ने, और हम इसको उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। आज जो हमने लेटर्स पेश किया आपके सामने, ये एक रवायत है। अगर आप चाहें आपका नाम ना बता के आप ज़रूर अपनी वॉइस शामिल कर सकती हैं और कर सकते भी हैं, लेकिन कर सकती है इसलिए जो ख़वातीन है इस मुल्क की, उनकी आवाज़ अपने घर से लेके ऊपर तक सुनी नहीं जाती। तो इस प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम यहाँ से इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे उनकी आवाज़ भी। ये आज का प्रोग्राम था। मुझे नेक्स्ट वीक तक के लिए व्यूअर्स इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।